20 अगस्त 2025 को केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के पेश होने भर से विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जब लोकसभा में तीनों बिल पेश कर रहे थे तब उनके सामने बिल के कागज लहराए गए, कागज फाड़े गए। विपक्षी सांसदों ने कागज उनकी तरफ उछाल दिया। आखिर इन 3 बिलों में ऐसा क्या है, इन विधेयकों में ऐसा क्या है जिनके पेश होने भर से विपक्ष सरकार पर बरस रहा है, उनको आड़े हाथों ले रहा है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन बिलों का विरोध करते हुए इन्हें देश में पुलिसिया राज बनाने वाला बताया। एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां एक तरफ विपक्ष इन बिलों को पुलिसिया राज कायम करने वाला बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे करप्शन हटाने और मिटाने की एकमात्र दवाई बता रहा है। अब ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि शांति से बैठ करके इन बिलों को समझा जाए, इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से विपक्ष चिंतित है। और इसके साथ ही जब बिल को हम समझ ले, उसके साथ ही हम ये भी समझे कि विपक्ष की चिंता क्या है, क्या उस चिंता में कोई दम है या सिर्फ हवाबाजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्कीस मार्च 2024 की रात ठीक 9 बजे ईडी ने कथित शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ कि क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस सवाल के 2 जवाब थे, एक नैतिक और एक कानूनी। नैतिक तौर से अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, जैसा झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था, लेकिन कानूनी तौर से ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने उन्हें जेल से सरकार चलाने की सलाह दी और उन्होंने ये मान भी ली। उन्होंने गिरफ्तारी के करीब 2 महीने तक जेल में बिताए और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। फिर अंतरिम जमानत पर बाहर आए, चुनाव प्रचार किया, फिर जेल गए और तब तक जेल से ही सरकार चलाते रहे जब तक उन्हें सामान्य जमानत नहीं मिल गया। और इसी से एक टर्म आया कि सरकार तो जेल से ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल वाली ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पेश किए हैं वो सीधे तौर पे ऐसे किसी स्थिति को एड्रेस करने वाले हैं। कैसे, वो आगे आपको समझ में आएगा। सरकार ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक पेश किया और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री अमित शाह जब ये प्रस्ताव रख रहे थे तब लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें बिल फाड़ने से लेकर धक्का मुक्की तक हुई। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिलहाल इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया है। अगर ये तीनों बिल संसद से पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, तो केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर अपना पद छोड़ना होगा। नए कानून के मुताबिक अगर केंद्र का कोई मंत्री किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और वो लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उसे मंत्री पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री 30 दिनों के भीतर ऐसी अनुशंसा नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद वो मंत्री खुद ब खुद अपने पोस्ट से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब यही प्रक्रिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हूबहू
दोहराई जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री के मामले में राष्ट्रपति अनुशंसा करेंगे, केंद्र के मंत्री के मामले में राष्ट्रपति अनुशंसा करेंगे और राज्यों के मामले में राज्यपाल अनुशंसा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के मामले में और राज्य के मंत्रियों के मामले में राज्यपाल की अनुशंसा पर उनको हटाया जाएगा। अब आपको समझ में आया, अगर ये कानून पहले से होता तो गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाते। केंद्र सरकार इस कानून के पीछे करप्शन मिटाने की अपनी कोशिशों को मुख्य वजह बता रही है। वही विपक्ष को डर है कि अगर ये कानून पास हो गया तो जांच एजेंसियां वैसी राज्य सरकारों को निशाना बनाएंगी जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी, उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें ये चीज और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। जिस ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री या किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया, उसको उतने साल के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए जितने साल के आरोप उसने झूठे लगाए। जिस एजेंसी ने आरोप लगाए उस एजेंसी के मुखिया को उतने साल के लिए जेल होनी चाहिए जितने साल के आरोप उसने जितने साल के लिए झूठे आरोप उसने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पे लगाए। एक वाजिब चिंता यह भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ में सारा पावर आ जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में सारा पावर आ जाएगा और कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी ना तो किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है और ना ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो बचते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री। विपक्षी नेताओं की इस चिंता को तब और बल मिल जाता है जब हम ईडी जैसी जांच एजेंसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की कुछ तल्ख टिप्पणियां और कुछ आंकड़े देखते हैं। 23 मई 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ईडी की गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और एजेंसी की कार्रवाई की कानूनी वैधता पर कई सवाल खड़े किए। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी ने केवल TAA MSC के खिलाफ अपनी जांच में नहीं बल्कि अपनी कई अन्य हालिया जांचों में सारी हदें पार कर दी हैं। 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक दूसरी बेंच ने कहा, आप मतलब ईडी एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में काम करना होगा। कानून लागू करवाने वाले अधिकारियों और कानून का उल्लंघन करने वाले बदमाशों के बीच अंतर है। वहीं 19 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 10 सालों में ईडी ने वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों सहित दूसरे राजनेताओं के खिलाफ कुल 193 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में से केवल 2 में ही दोष सिद्ध हो सका। वहीं वर्ष 2023 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक खुलासा किया। अखबार ने बताया कि पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इसमें 115 नेता विपक्षी पार्टियों से जुड़े हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से 14 विपक्षी पार्टियों के थे। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा के भीतर इस बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को उन्हीं का एक मामला याद कराते हुए घेर लिया। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी।
तो इन सभी वजहों से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हालिया बिल पर विपक्ष की नजरें टेढ़ी हैं। कानूनी रूप से सरकार इस मसले पर सही हो सकती है, सही है, लेकिन कानून के व्यवहारिक पक्ष पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मसले पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें बताइए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।